सो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पिछले लेक्चर वीडियोज में आपने देखा है, पहले से पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा। मेंडल ने बोला फैक्टर्स आर पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू गैमीट एंड दे एक्सप्रेस पैरेंटल ट्रेट। तो अब इसके बाद फैक्टर के बाद जो है सर्टेन बावेल ने बोला जो क्रोमोसोम के ऊपर फैक्टर है, मेंडेलियन फैक्टर, क्रोमोसोम से ही वह आगे बढ़ते हैं, अगली जनरेशन में जाते हैं गैमीट से। इसके बाद टी एच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन है और जीन जो है एक्सप्रेस करते हैं ट्रेट को। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, किस तरह से मॉलिक्यूल मींस डीएनए एक्सप्रेस करता है ट्रेट को, और इसके बारे में कैसे जानकारी मिली, डिस्कवरी हुई। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आप जानते हैं कि मेंडेलियन फैक्टर आर नाउ कॉल्ड एज जीन। यह जीन मेंडेलियन फैक्टर है और वही जो एक्सप्रेस करता है। और जीन क्या है? जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए इसको हम कहते हैं सिस्टर्न, which express parental trait, which express specific trait in the individual। जैसे कोई पौधा टाल है, अगली पीढ़ी में भी टाल होगा, इसका मतलब जो जीन है टालनेस का वो अगली पीढ़ी में जाएगा और वही एक्सप्रेस करेगा ट्रेट को। अब यहाँ उठता है प्रश्न कि ये जीन किसका बना है? तो जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए। जैसे यह जो है हम बात कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे यह जो है डीएनए है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे यह डीएनए है, डीएनए, और यह डीएनए जो है यहाँ डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मान लीजिए यह 3 एंड है तो इसका यह 5 एंड होगा, और यहाँ पे ये 5 एंड है तो यहाँ 3 एंड होगा। अब इस डीएनए में क्या होते हैं? यहाँ पे एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन और इधर में ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, और इनके दो के बीच में 10 बेस पेयर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो बेस पेयर है इसमें जो लगे हुए हैं, ये बेस पेयर इनका सीक्वेंस ही डिटरमाइन करता है ट्रेट के बारे में। तो अब यह डीएनए है, यह डीएनए। अब डीएनए जो है इसका एक पार्ट, अगर एक ट्रेट को सपोज द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच एक्सप्रेस स्पेसिफिक ट्रेट, अगर वो पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। इसका मतलब कि डीएनए में अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग पार्ट के जो बेस सीक्वेंस हैं, अलग अलग जीन का काम करते हैं। जैसे फिंगर है, इसमें यह पार्ट, यह इसको मान लें एक ट्रेट को, यह अलग एक अलग, तो पूरा ये डीएनए माने तो अलग अलग ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो अलग अलग जीन हो गए। तो पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच एक्सप्रेस स्पेसिफिक ट्रेट इज कॉल्ड एज व्हाट? जीन। अब इसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। अभी देखना है कि इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में कौन जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए। बट इन certain viruses RNA is genetic material।
RNA is genetic material, RNA is genetic material, और यह DNA और RNA को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। DNA एंड RNA दोनों को क्या कहा जाता है इकट्ठे? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड। सो मिशर ने एसिड, इसको फ्रेडरिक मिशर ने क्या कहा था? न्यूक्लिन। मिशर ने इसको क्या कहा था? न्यूक्लिन। सो यहाँ पे DNA and RNA both are the genetic material. In most of the organism, DNA is genetic material, but in some viruses, RNA is the genetic material. तो वायरस में RNA genetic material है, लेकिन इसके अलावा भी RNA plays important role. RNA as mRNA मैसेंजर RNA का भी काम करता है। किसका काम करता है? मैसेंजर RNA plays important role in protein synthesis, plays important role in protein synthesis। यह प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो RNA as mRNA plays important role in protein synthesis by taking message from DNA as कोडान के रूप में मैसेज देता है, और उसी कोडान का इस्तेमाल प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। अब RNA एज tRNA के रूप में भी है, mRNA के रूप में है। इसको कहते हैं ट्रांसलेटर RNA, या फिर इसको एक नाम और देते हैं ट्रांसफर RNA, या फिर इसको कहते हैं मॉड्यूलेटर RNA हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी क्या करता है? हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। माने जो एक्सप्रेस कर रहा है ट्रेट को, वह एक्सप्रेस करने में, जीन की एक्सप्रेशन में ये भी मदद करता है। अब एज RNA का मतलब राइबोसोमल RNA हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। यह राइबोसोम को बनाने में मदद करता है जहां प्रोटीन सिंथेस होती है। इसके अलावा सम RNA एक्ट्स एज एंजाइम, कुछ एंजाइम का काम करते हैं। एक्ट्स एंजाइम कॉल्ड एज राइबोजाइम, उनको क्या कहेंगे? राइबोजाइम। तो RNA जेनेटिक मटेरियल भी है। इसके अलावा mRNA का भी काम करता है, tRNA का भी काम करता है, राइबोसोमल RNA का और राइबोजाइम का भी काम करता है। तो अगर हम देखें यहाँ, तो जो DNA है, यह DNA अपने समान DNA बनाएगा, और फिर DNA RNA भी बनवाएगा। DNA क्या करेगा? RNA बनवाएगा, और RNA से क्या बनेगी? यहाँ RNA क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इस प्रक्रिया में DNA से DNA बना तो क्या कहेंगे? रिप्लिकेशन। तो DNA रिप्लिकेशन करेगा तो DNA बनाएगा, और DNA क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो RNA बनवाएगा, और फिर यहाँ ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगी। और यही प्रोटीन क्या करेगा? ट्रेड के रूप में अपीयर होगा। प्रोटीन एक्सप्रेस्ड एज ट्रेड, एज एंजाइम, एज हार्मोन। तो यह प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन ये मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया,
एक्सप्रेशन, ये प्रोटीन बनेगी, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए क्या करेगा, आरएनए बनवाएगा। आरएनए, एम आरएनए, कौन कौन आरएनए, आरएनए, एम आरएनए और टी आरएनए, और इसके बाद तब प्रोटीन बनेगी। इसका मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लेकिन वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा बाकी प्लांट में, एनिमल में डीएनए के साथ साथ ये आरएनए भी है जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। इसका मतलब डीएनए जो भी ट्रेट को एक्सप्रेस करना चाहेगा वो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनवा के एक्सप्रेस करेगा, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए भी चाहिए होगा। तो आरएनए डीएनए दोनों की जरूरत है एक्सप्रेस करने के लिए ट्रेट को। यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे, फिर आरएनए पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और फिर प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो है डीएनए के बारे में बात करते हैं। यहाँ ये जो लाइन देखा आपने, डीएनए अंडरगो रेप्लिकेशन फॉर्म डीएनए, डीएनए अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म आरएनए, डीएनए अंडरगो ट्रांसलेशन तो सिंथेसाइज प्रोटीन, इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी माने हमारे बॉडी में जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जो प्रोटीन बन रहे हैं, उसके सिंथेसिस में सेंट्रल डोग्मा कौन है, डीएनए। डीएनए कैन रिप्लिकेट टू फॉर्म डीएनए, डीएनए अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म आरएनए, देन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन विद हेल्प ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तो यह है एक्सप्रेशन ऑफ जीन। जीन अपने खुद नहीं एक्सप्रेस करता है, बल्कि जीन आरएनए बनवाता है और फिर अमीनो एसिड को अरेंज करा के प्रोटीन बनवाता है। लेकिन हमें देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, यह कैसा है, किसका बना है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे डीएनए। डीएनए इसको कहते हैं डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यह डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी हमने बताया कि इसमें बेस पेयर होते हैं। द लेंथ ऑफ हम डीएनए इज composed of phosphate group, deoxyribose sugar, it is a type of पेंटोज शुगर। ये कैसी शुगर है, पेंटोज शुगर। और इसके अलावा बेसेस, इसके अलावा बेसेस लाइक प्यूरीन एंड पायरिक मीडीन। तो प्यूरीन में दो तरह के बेस हैं, कौन कौन, एडिनिन गुआनिन एंड पायरिमिडीन में दो तरह के बेस हैं, कौन कौन, थाइमीन और साइटोसिन। तो हम इसको अगर देखें साइटोसिन, तो एडिनिन को हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, ए से, गुआनिन को किससे रिप्रेजेंट कर दें, जी से, थाइमीन को किससे रिप्रेजेंट कर दें, टी से, और साइटोसिन को किससे रिप्रेजेंट कर दें, सी से। तो अगर हम देखें कि एडिनिन ए, गुआनिन जी, थाइमीन टी, साइटोसिन सी, तो एडिनिन का, प्यूरीन का एडिनिन थाइमीन से पायरिमिडीन के, और प्यूरीन का गुआनिन पायरिमिडीन के साइटोसिन से जुड़ेगा। इसका मतलब एडिनिन बाइंड विद थाइमीन बाय डबल हेड बॉन्ड, गुआनिन बाइंड विद साइटोसिन बाय ट्रिपल हेड बॉन्ड, और यहाँ पे शुगर जुड़ जाएगा,
यहाँ पे शुगर, यहाँ पे शुगर, यहाँ पे शुगर, और ऐसे ही यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, फास्फेट, ऐसे ही फास्फेट, ऐसे ही और भी आ सकता है, बढ़ते जाएंगे। तो बेस एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, इसका मतलब द लेंथ ऑफ डीएनए इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ डीएनए इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बेस पेयर। बेस पेयर कितने ज्यादा होंगे। अब जैसे हम बेस पेयर यहाँ बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बेस पेयर बढ़ाते हैं एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, इसके बाद हम क्या कर दें, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, फिर हम कर दें थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन, फिर कर दें साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन, फिर कर दें एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, फिर कर दें गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। अब यहाँ पे हमने ले लिया शुगर, यहाँ पे शुगर, ये बेस हार्डन बॉन्ड से बने हैं, एडेनिन थायमिन डबल बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ शुगर यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बना हुआ है बेस से, यह बच गया, यह बच गया, और यहाँ पे यह बच गया, यह बच गया, और यह बच गया, यह बच गया, यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से यह बच गया। अब यहाँ पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से फास्फेट बढ़ गया, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से फास्फेट बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यह न्यूक्लियोटाइड बन गया, बेस शुगर फास्फेट न्यूक्लियोटाइड। इधर भी फास्फेट बच गया, इधर भी फास्फेट बच गया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। अब जरा देखिए, यह बेस अलग अलग थे, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो गया बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। कौन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हुआ, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हुआ, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डबल एंड ट्रिपल, एडेनिन थायमिन भी डबल, गुआनिन साइटोसिन भी ट्रिपल, बट बेस और शुगर के बीच एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर फास्फेट और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, ये फास्फेट और शुगर के बीच में ए फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से बेस शुगर फास्फेट, बेस और शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड, बेस शुगर फास्फेट में न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आपने देखा डीएनए की लंबाई कैसे बढ़ रही है, बेस पेयर की संख्या बढ़ने से। 1 बेस पेयर, 2 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, 5 बेस पेयर, 6 बेस पेयर, ऐसे ही बेस पेयर की लंबाई बढ़ेगी तो डीएनए की लंबाई बढ़ जाएगी। और ये जो बेस के सीक्वेंस है, ये बेस के सीक्वेंस डिटरमाइन करेंगे कोडान, ये हमारे एमए का, और उसी से प्रोटीन का नेचर डिटरमाइन होगा और उसी से ट्रेड बनेगा। तो ये आपने देखा डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर। क्या देखा आपने, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब इसको हम ठीक से समझे तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में लंबाई डीएनए की अलग अलग है, क्योंकि बेस पेयर अलग अलग है। जैसे हम देखें कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरियोफेज साई इंटू 174 कंटेन तो डीएनए या करें इन बैक्टीरियोफेज साई इंटू डीएनए कंटेन यहाँ पे डीएनए कंटेन कितना, इसमें बेस पेयर है, डीएनए कंटेन 5386 बीपी माने बेस पेयर। ऐसे ही बैक्टीरियोफेज लैम्डा, कंटेन 48,502 बेस पेयर। अब ऐसे ही अगर बैक्टीरिया में देखें, इन बैक्टीरिया
DNA contain 4.6 into 10 to power 6 बेस पेयर माने BP। अब ऐसे ही ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल माने 2n, जिसमें 46 क्रोमोसोम है, तो कितना होगा 6.6 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर। और ह्यूमन हेप्लॉइड सेल, ह्यूमन हेप्लॉइड सेल जैसे ओवम में या स्पर्म में हेप्लॉइड सेल माने यंग, इसमें कितना होगा, इसमें होगा 3.3 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर। तो इसमें देखिए सबसे छोटा डीएनए में से कौन किसमें है, बैक्टीरियोफेज I-174 में, लेकिन सबसे बड़ा डीएनए किसमें, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में 6.6 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर। मतलब ये जो बेस पेयर है, जितने बेस पेयर बढ़ते जाएंगे डीएनए की लंबाई बढ़ती जाएगी, बेस पेयर कम होंगे डीएनए छोटा होगा। और यही सेगमेंट ऑफ डीएनए डिटरमाइन एज ए जीन एक्सप्रेस द पर्टिकुलर ट्रेट। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किसमें डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफेज I-174 कंटेन 5386 बेस पेयर, बैक्टीरियोफेज लैम्डा कंटेन 48502 बेस पेयर, बैक्टीरिया कंटेन 4.6 बेस पेयर, और ह्यूमन डिप्लॉयड सेल 46 क्रोमोसोम में 6.6 बेस पेयर, ह्यूमन हेप्लॉयड सेल में 3.3 बेस पेयर। तो इस तरह से बेस पेयर, so base pair, the number of base pair determine the length of DNA। और कैरेक्टर कौन डिटरमाइन करेगा, द बेस सीक्वेंस ऑन द 3 to 5 helix of DNA, the base sequence of three polarity to 5 of DNA strand, इसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड determine the trait, यही डिटरमाइन करता है। अगर इस पोलैरिटी के बेस सीक्वेंस में कोई अंतर आ गया तो ट्रेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे यह पोलैरिटी 3 to 5 है, तो यह पोलैरिटी 5 to 3 होगी, और यही जो है बेस सीक्वेंस डिटरमाइन करेगा कि कैसा ट्रेट अपीयर होगा। लेकिन सबसे पहले हम इसका कंपोजिशन पढ़ते हैं, डीएनए का, आरएनए का। तो अब कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर वीडियो में, क्योंकि लेक्चर वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। सो हम दूसरे